टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। मैकेनिज़्म पढ़ने से पहले हम लोग ब्लड कोएगुलेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ब्लड कोएगुलेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट विच प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस फ्रॉम द इंजरी। ब्लड कोएगुलेशन फॉर्म करता है ब्लड क्लॉट को, जिससे कि एक्स्ट्रा ब्लड जो लॉस हो रही है वो ना हो। ब्लड कोएगुलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड होती हैं, क्योंकि ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होती है, तो जो लिक्विड होती हैं वो चेंज हो जाते हैं जेल या सॉलिड में। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। अगर हमें कहीं चोट लगती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड में WBC RBC प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं, तो जो प्लेटलेट होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं उस जगह पे। देन वो रिलीज़ करते हैं सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर को, जो कि एक्टिवेट करता है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ कोएगुलेशन को, जिससे कि हमारा मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है। पहले हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर की, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के कोएगुलेशन में। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर आर आइडेंटिफाइड। पहला फैक्टर होता है फाइब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ इज कैल्शियम फैक्टर, फिफ्थ लेवाइल, सिक्स नॉट अप्रूव्ड, सेवन स्टेबल फैक्टर, एट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, नाइन्थ एंटी हीमोफिलिक बी जिसको कि हम लोग क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, टेंथ स्टुअर्ट ब्रोवर फैक्टर, 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12 हेजीमैन फैक्टर एंड 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। देन अब हम इसके बाद मैकेनिज़्म के प्रोसेस को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर हमें किसी जगह पे चोट लगती है तो जो ब्लड वेसल होते हैं वो तो डैमेज होती है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं टिश्यू भी डैमेज होती है। तो जो ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो रिलीज़ करते हैं कोएगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंस को, जिसको कि हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। ये थर्ड फैक्टर होते हैं, थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प करती है थ्रोम्बोकाइनेज के फॉर्मेशन में। थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो एक इंजाइम होता है, जैसा कि एज लगा हुआ है, एज जिसमें भी लगा होता है उसको हम लोग इंजाइम बोलते हैं। देन थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो एक्टिवेट करता है प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर को, जिसको कि हम लोग प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, और जो कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। देन जो हमारा ये प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एंड कैल्शियम आयन। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जिसको कि ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम हिपेरिन बोलते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंड रहती हैं, जिस वजह से ब्लड में कभी क्लॉटिंग नहीं होती है। जैसा कि आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिख रहा है, नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होता है उसमें हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंड रहती है। हिपेरिन एज अ एंटीकोगुलेंट होती है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन का हिपेरिन के साथ बाइंड रहना, देन मैकेनिज़्म तो यही वेस्ट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि हिपेरिन जब तक प्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंड रहेगा वो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है, तो ब्लड में क्लॉटिंग होगी ही नहीं। तो जब ब्लड में क्लॉटिंग होगी नहीं तो आगे का मैकेनिज़्म होगा ही नहीं, देन यहीं पे मैकेनिज़्म स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब हमें चोट लगता है और प्लेटलेट रिलीज़ करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हुआ, हिपेरिन का बाइंडिंग पावर थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोथ्रोम्बिन। जैसे ही हिपेरिन बाइंड करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट हो जाएंगी थ्रोम्बिन में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। किसके प्रेजेंस में होते हैं ये रिएक्शन? ये होते हैं थ्रोम्बोकाइनेज के और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। देन थ्रोम्बिन एज अ एंजाइम वर्क करेगा, जिसमें फाइब्रिनोजन जो प्लाज्मा में है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। जैसे जैसे फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है ये फॉर्म करते हैं ब्लड के क्लॉटिंग को। Fibrin is the shrinkage of clot which play a role in wound healing. These are all about the mechanism of blood coagulation.